यूनिफॉर्म सिविल कोड 1961 में ये गोवा में लागू था और आज की डेट में ये उत्तराखंड में भी अब लागू हो चुका है। अब आखिर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा। अब जैसे मुस्लिम समुदाय में क्या होता है, जो एक पुरुष होता है वो एक से ज्यादा महिलाओं से शादी कर सकता है। अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो कोई भी मुस्लिम एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है। अब ये सिर्फ मुस्लिम की नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म के लोग एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा गोवा में होता हुआ है। 1961 में जब गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ था, 1961 के बाद ही वहां पर कोई भी मुस्लिम समुदाय का पुरुष एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है। आई नो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का अभी भी अच्छे से समझ नहीं आया है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है बराबर, मतलब किसी भी धर्म के साथ, किसी भी जाति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अब एग्जांपल के लिए अभी तक क्या होता हुआ है, जो क्रिमिनल लॉ है वो तो सबके लिए समान है। जैसे कोई किसी का मर्डर करता है, कोई चोरी करता है, चाहे फिर वो किसी भी समुदाय का हो, उसके लिए जो कानून है वो समान है। पर जो नॉन क्रिमिनल केस होते हैं, जस्ट एग्जांपल जायदाद के बंटवारे में या किसी जाति को धर्म के भेदभाव में होना या डाइवोर्स के टाइम पर, ये नॉन क्रिमिनल केस में आते हैं, तो यहां पर अप्लाई होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यहां पर मैं इसी चीज को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग होते हैं, अब उनकी जो फैमिली होती है और उनके जो बच्चे होते हैं, अगर भाई और बहन है तो लड़के को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा, लड़की को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा। पर मुस्लिम समुदाय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मुस्लिम समुदाय में क्या होता है कि जो मुस्लिम फैमिली है, अगर उनके बच्चे होते हैं और एक भाई है, एक बहन है, तो बहन को सिर्फ जायदाद का 1/8 शेयर ही मिलेगा और बाकी जो शेयर है वो उसके भाई को मिलेगा। मतलब ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, अब जो मुस्लिम फैमिलीज के बच्चे होते हैं, अगर वो लड़की है तो उसको कम हिस्सेदारी मिलती है, अगर वो लड़का है तो उसे ज्यादा हिस्सेदारी मिलती है। अब इसी चीज को और अच्छे समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी तक क्या होता है, जैसे जो मुस्लिम समुदाय के लोग, अगर एक मुस्लिम फैमिली है, उसके भाई और बहन है और उनके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, तो आखिर जो जायदाद का हिस्सा है वो कैसे बंटता है। और अभी तक क्या होता था मुस्लिम कम्युनिटी में, जैसे कोई लड़का है तो उसे जायदाद का 66% मिलेगा और अगर लड़की है तो उसे सिर्फ 33% मिलेगा। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां पर लागू हो चुका है, तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर 1% मेल को मिल रहा है तो 1% फीमेल को भी मिलेगा। फिर चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, ये कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सभी धर्म का जो कोड होगा वो सिर्फ एक ही होगा, वो होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब अब कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा, सब समान होंगे। आई होप आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड अब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। पर वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आखिर हिंदू में इसका क्या फर्क पड़ेगा, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, पारसी में क्या फर्क पड़ेगा, सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पर अप्लाई होता है जैसे जातिवाद का मामला होता है, या डाइवोर्स का मामला होता है, या जायदाद के बंटवारे का मामला होता है, या किसी धर्म के मामला होता है। अब इसी चीज का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते हैं एक हिंदू लड़का है और एक मुस्लिम लड़की है, वो दो आपस में शादी कर लेते हैं और ऐसा बहुत लोग करते भी हैं। तो मान लेते हैं शादी के बाद उनकी बनती नहीं है और उनका डाइवोर्स का केस हो जाता है, तब वहां पर ये क्वेश्चन उठ के आता है कि आखिर उन दोनों का डाइवोर्स किस प्रोसीजर से होना चाहिए। क्योंकि हिंदू में जो डाइवोर्स होता है वो एक अलग प्रोसीजर है, जो मुस्लिम में डाइवोर्स होता है उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। तो यहां पर ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है कि किस प्रोसीजर से हो। फिर मामला वो अगर कोर्ट में जाता है तो फिर वहां पर अप्लाई होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब आई मीन टू से जो वहां पर डाइवोर्स होगा उस पर भी समानता आ जाएगी हर धर्म के लोगों में, और जो एज ऑफ मैरिज है वो भी फिक्स हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि अगर किसी अलग समुदाय में क्या होता है, जैसे मुस्लिम समुदाय में और भी समुदाय है जिस पर जो लड़कियां होती है उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा धर्म इस चीज को अलाउड नहीं करता है, क्योंकि अब लागू हो चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो अधिकार है ये हमें कानून भी देता है। आर्टिकल 44 में भी ये लिखा गया है कि सभी धर्म एक समान है और उनको एक सा कानून फॉलो करना चाहिए। पर इस आर्टिकल को कोई पूछता नहीं है, मतलब इस आर्टिकल को कहीं दबा दिया गया था। पर अब दोबारा जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज को दोबारा उजागर कर दिया है। अब यहां पर मैं आपको गोवा का एग्जांपल देना चाहूंगा। 1961 में वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और वहां पर जातिवाद, एज ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, सभी धर्म के लिए सिर्फ एक ही कानून बना हुआ है। अब यहां पर मुझे पता है कि बहुत सारे धर्म ऐसे होते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे आपने कर्नाटक का हिजाब केस तो आपने जरूर सुना होगा। अब यहां पर मैं कहना चाहूंगा जो मुस्लिम समुदाय के मेरे भाई लोग हैं वो यहां पर ऐसा सोचते हैं कि उनके साथ जाति हो रही है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ समानता नहीं हो रही है, मतलब उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा मिलता है तो वो मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को ही मिलता है, और इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय की गर्ल्स को तो इसका फायदा मिलता ही है। साथ में साथ जो हिंदू होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, पारसी होते हैं, हर गर्ल्स को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा मिलता है और एक वुमन एम्पावरमेंट वहां पर क्रिएट होती है। अगर मैं इसको सीधे शब्द में बताऊं
तो सबसे ज्यादा फायदा होता है वुमेन्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अब जैसे कुछ लोग यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, जैसे आपने कर्नाटक का हिजाब केस तो जरूर सुना होगा। अब वहां पर सिर्फ केस इतना हुआ था कि जो कॉलेज था वहां पर आप हिजाब पहनकर या बुर्का पहनकर नहीं आ सकते हो, और इसीलिए बहुत सारे समुदाय ने वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कह दिया था कि वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लागू होगा। मतलब कॉलेजेस में कोई भी हिजाब पहनकर या किसी भी धर्म का गमछा पहनकर आप वहां पर नहीं आ सकते हो। अब यहां पर इस वीडियो के लास्ट तक आप मुझे यह बताना कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है या गलत है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही अप्लाई किया है, ये फॉरेन कंट्रीज ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, फ्रांस का, यूके का, अमेरिका का, इन सभी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया हुआ है। अब इन कंट्रीज में से सिर्फ अगर मैं एक का एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं फ्रांस का एग्जांपल लेता हूं, वहां पर इतने स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब फ्रांस के स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है कि जैसे कोई भी वहां पर लड़की हिजाब पहनकर या कोई हिंदू लड़का लाल गमछा पहनकर नहीं आ सकता है। मतलब उस कॉलेज के लिए, उस स्कूल के लिए सिर्फ एक ही ड्रेस बनाई गई है और वो सबको पहनना ही पहनना है। अब आप चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना रिलेट करते हो, जैसे मान लेते हैं जो पंजाबी लोग होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, पर अगर आप फ्रांस में हो और आप कॉलेज जा रहे हो तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और ऐसे ही केस हिंदू के लिए भी है, आप लाल गमछा नहीं पहन सकते हो, मुस्लिम के लिए भी है, आप हिजाब नहीं पहन सकते हो। अब वहां पर एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल केस अगर मैं बोलूं, वहां पर हुआ था 7 ईयर्स पहले। अब वहां पर फ्रांस का जो स्कूल था वहां पर बना था पोर्क। अब यहां पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो पोर्क नहीं खाते हैं, मतलब सुअर का मीट वो नहीं खाते हैं, पर फ्रांस के स्कूल्स में वो बना था। अब फ्रांस के स्कूल के जो टीचर थे उन्होंने कहा आज तो यही बना है, तुम्हें यही खाना पड़ेगा, यहां पर किसी भी धर्म को लेकर तुम किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो वहां पर फ्रांस में रहने वाले जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं तो उन्होंने कंप्लेन कर दी थी कि आप हमारे बच्चों को स्कूल में पोर्क नहीं खिला सकते हो। पर वहां पर फ्रांस के स्कूल्स ने स्ट्रिक्टली ये बोला था कि तुम धर्म को लेकर हमें कोई भी राय मत दीजिए, हम जो भी खिलाएंगे वो हर धर्म के लोगों को खाना ही पड़ेगा। आप स्कूल्स में भेदभाव नहीं कर सकते हो या किसी भी धर्म को लेकर आप बंटवारा नहीं कर सकते हो, चाहे हम कुछ भी बनाए तो वो हर बच्चे को खाना पड़ेगा। फिर वहां पर ये मैटर नहीं करता कि आप किस समुदाय से रिलेट करते हो। और इतना ही नहीं, कर्नाटक में जब हिजाब बैन किया गया था तब आपको तो पता है कि बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। पर अगर मैं आपको फ्रांस का एग्जांपल दूं, फ्रांस में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने खुद प्रोटेस्ट किया था कि उन्हें हिजाब नहीं पहनना है। जी हाँ गाइज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा रियल पे वहां पर हो चुका है। और इसी वजह से फ्रांस में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरीके से अप्लाई किया जाता है। और इतना ही नहीं, हम इंडिया के स्कूल्स में क्या देखते हैं, सुबह सुबह आपको प्रेयर होती है, कॉलेजेस में कहीं कहीं पर प्रेयर होती है, पर अगर आप फॉरेन कंट्रीज में वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप किसी भी धर्म की इंडिविजुअल वहां पर आप प्रेयर नहीं करा सकते हो, क्योंकि वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पर लागू है। ये वहां पर सिर्फ आप जाइए, अपने पढ़ाई करिए और वापस आइए, दैट्स इट। और अगर आपको ये कानून अभी भी एक्सट्रीम लग रहा है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, चाइना का। चाइना में तो जो चर्च होते हैं, मॉस्क्यू होते हैं, उनको तोड़ा भी गया है। जी हाँ गाइज, वहां पर तोड़ा जा चुका है मॉस्क्यू चर्च को। वहां पर कोई भी धर्म इस तरीके से अलाउ नहीं किया जाता है। अब यहां पर मैं चाइना का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि ऐसा वहां पर नहीं किया जाना था, जैसे उन्होंने चर्च को तोड़ दिया था। ये एक टाइप से चाइना में तानाशाह वहां पर क्रिएट किया जाता है। अब अगर कोई भी कम्युनिटी के लोग वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको जबरदस्ती या फिर जेल में डाल दिया जाता है, या फिर उन्हें बहुत ही पीटा जाता है और उन्हें दबा दिया जाता है। पर ये बात तो छोड़िए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अब आपको तो समझ आ ही चुका है। मतलब सभी धर्म के लिए सिर्फ एक ही कानून होगा और आप वहां पर अपना कानून नहीं लगा सकते। जैसे अभी तक क्या होता था, जो हिंदू का कानून था, मतलब जो जायदाद का बंटवारा था या फिर जाति के नाम पर जो कानून बनाए गए थे, वो सब पर्सनल लॉ के अंदर थे। और ऐसे जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन पर जाति का बंटवारा अलग उनके लॉ के हिसाब से होता था, जो क्रिश्चियन थे उन पर अलग हिसाब से होता था। पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का हर देश तो सपोर्ट करता ही करता है, यहां तक कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो भी इसी चीज को सपोर्ट करते थे। अब इससे भी बड़ी चीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होने के बाद जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो भी एक हद तक हमें कंट्रोल होती हुई दिखेगी, क्योंकि जिन भी देशों ने, जो भी डेवलप्ड नेशन है, उन्होंने जितने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पर अप्लाई किया है, वहां पर एक चीज जरूर देखने को मिली है कि वहां पर की जो पॉपुलेशन है वो इस तरीके से नहीं बढ़ी है कि जितना इंडिया में बढ़ती है। अब यहां पर मैं लास्ट में आपको दोबारा से गोवा का ही एग्जांपल देना चाहूंगा। वहां पर भी जो भी इस्लाम धर्म को मानते हैं उनको कभी भी इस बात से प्रॉब्लम होती ही नहीं है कि वो सिर्फ एक ही शादी करेंगे, जबकि अदर स्टेट में क्या होता है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, पर गोवा में ऐसा नहीं होगा। सो आई होप गाइस, क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को अच्छा स्टेप मानते हैं गवर्नमेंट द्वारा या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।